नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके व जीनियस सुभाष सर में। हमने हरियाणा सामान्य अध्ययन की एक श्रृंखला शुरू कर रखी है MCQ क्वेश्चनों की, और आपके बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। उन क्वेश्चनों के बारे में तो चर्चा हम कर ही रहे हैं, उनके साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में भी हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ वही कर रहे हैं जो आपके HSSC में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा क्या है संभावनाएं हैं, तो इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। अब तक आपकी 38 क्लासें आ चुकी है, यानी 38 क्लासें आ चुकी है। कुछ क्लासें जो मैं डाल रहा हूँ वो वाइट बोर्ड पर नहीं डाल रहा हूँ, उसके पीछे भी एक कारण है। भी अभी मेरी नई पोस्टिंग हुई है, तो नई पोस्टिंग होने के कारण एक बार थोड़ा सा मेरे को मैनेज करना पड़ेगा, वहाँ जाके भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने तक आप मेरे साथ बने रहें, भी सहयोग करें आप सब बच्चे भी, ठीक है भी। और क्लासें आपको कैसी लगती है आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं। क्लासें अच्छी लगती है तो आप क्लास को शेयर भी किया करो, ठीक है। नए बच्चे अगर कोई देख रहा है हमारी क्लास को तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करने का काम करें, जीके बाय जीनियस सुभाष। इसके अलावा मैं आप सब बच्चों को बता देना चाहता हूँ भी हमारी हरियाणा करंट अफेयर की जो PDF हैं और वो आप क्या कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है भी। किसी बच्चे को चाहिए तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा लगन और निष्ठा के साथ क्या करो, आप अपनी तैयारी करो, ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज आपकी क्लास कौन सी रहेगी, 39 नंबर क्लास है। तो आज की क्लास में जिसे हम चर्चा करते हैं, पहला ही जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हरियाणा सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, ठीक है। पिछली वीडियो में भी मैंने इसके बारे में आपको विस्तृत चर्चा की थी, हरियाणा रोडवेज के बारे में, यात्री परिवहन के बारे में, बड़े बस स्टैंड के बारे में, 4 मंजिला बस स्टैंड के बारे में, परिवहन मंत्री के बारे में, सारी आपको जानकारी मैंने पिछली वीडियो में। इसने सिर्फ ये पूछा भी यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1972 में, 1976 में, या 1980 में, या फिर 1985। तो 1972 में हरियाणा के अंदर यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, ठीक है भी, बंसी लाल के समय में। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, किसके समय में, बंसी लाल के समय में। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। बंसी लाल ने हरियाणा रोडवेज को स्थापित किया था और विकसित करने का जो काम है किया था, ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। वर्तमान में जो हरियाणा के अंदर परिवहन मंत्री है वो मूलचंद शर्मा है भी। कौन, आपके मूलचंद शर्मा है। और केंद्र में परिवहन जो मंत्री है वो प्रवीण है, वो आपको ध्यान होना चाहिए, प्रवीण नहीं, नितिन गडकरी भी क्या है, यानी राज्य में तो आपके मूलचंद शर्मा है, जबकि केंद्र में हम जिक्र करें तो नितिन गडकरी केंद्र में क्या है, आपके परिवहन मंत्री है। तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, याद करना भाई इसके बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है। हरियाणा पूछा जा रहा है, हरियाणा का कौन सा जिला खुम्बी की फसल के उत्पादन में भारत में अग्रणीय है, यानी राज्य में नहीं भारत में अग्रणीय है वो जिला जहाँ पर सर्वाधिक खुम्बी का उत्पादन होता है, अर्थात खुम्बी अर्थात मशरूम का उत्पादन होता है भी। किसका उत्पादन होता है, मशरूम का उत्पादन होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो अम्बाला जिला है, जिला यमुनानगर है, जिला सोनीपत, या फिर जिला सिरसा। तो सोनीपत जिले में सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है, मशरूम अर्थात खुम्बी का उत्पादन होता है। और इतना उत्पादन होता है भी हरियाणा ही नहीं भारत में भी क्या है, अग्रणीय जिला है, अग्रणीय क्षेत्र है खुम्बी उत्पादन, मशरूम उत्पादन के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है। अम्बाला का जिक्र करें तो इसको साइंस नगरी के नाम से जाना जाता है, ये चीज़ थोड़ा सा कर लेना। चलो खुम्बी का यहाँ हमने सोनीपत जिक्र किया, तो अम्बाला के बारे में ध्यान होना चाहिए। आम अधिक होते हैं भी, क्या होते हैं यहाँ पर, आम अधिक होते हैं। साइंस नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। सूरजपुर सीमेंट कारखाना भी यहीं पर है भी, ठीक है। यहाँ पर जैसे साइंस सिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर चिकित्सा के औजार बहुत बनते हैं। खासकर मैंने कई बार आपको बताया भी इस चीज़ के बारे में भी। अम्बाड़ा जो है यहाँ पर जो चिकित्सा सर्जन के जो औजार बनते सबसे ज़्यादा बनते, इस उद्योग की तरफ तो भारत सरकार क्या नहीं दे रही है, भारत और हरियाणा सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अगर ध्यान दें तो हम चाइना जैसे देशों को भी क्या कर सकते हैं, पीछे छोड़ सकते हैं। यमुनानगर का जिक्र करें तो यहाँ पर क्या होता है, गन्ना सर्वाधिक होता है, आपको ध्यान होना चाहिए भी। और पेपर का जैसे जिक्र करते हैं, गन्ना सर्वाधिक जो होता है वो कहाँ पर होता है, आपका यमुनानगर के अंदर, ठीक है। सोनीपत का हमने जिक्र ही कर लिया। सिरसा का जैसे जिक्र करोगे हुई, सिरसा में क्या पाया जाता है, तो सिरसा के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए चीज़ के बारे में, ठीक है भी। सिरसा में जैसे जिक्र करते हैं तो सिरसा में मैंने कई बार बताया आपको, आंवला सर्वाधिक होता है।
आंवला सर्वाधिक जो सिरसा के अंदर, गेहूं का जैसे आप जिक्र करोगे, कपास का जैसे आप जिक्र करोगे, तो कपास और गेहूं सर्वाधिक जो हरियाणा के अंदर जो होती है वो कहाँ पर होती है, आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, वो आपको क्लियर हो इस चीज़ के बारे में। तो ये रहेगी आपकी कहाँ पर है, अम्बाला के सिरसा के अंदर सर्वाधिक गेहूं और जिक्र करें, कपास का जिक्र करें और आंवला का जिक्र करें तो आपका रहेगा सिरसा। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपको भी, आप कई अलग अलग तरीके के भी आपको क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जी, हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? अभी देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हरियाणा की कौन सी नहर है दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? अभी एक चीज़ तो आपको ध्यान हो, कौन सा स्थान है वो ओखला नामक स्थान है, किस नदी का है वो यमुना नदी का भी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन जो बनता है जैसे आंसर देना है आपको, पूर्वी यमुना नहर है, भाखड़ा नहर है, गुड़गांव नहर है या फिर कोई नहीं। तो ये गुड़गांवा जो नहर है ये दिल्ली के पास ओखला नामक स्थान से निकाली गई है। अभी किस नदी से निकाली गई? तो आपकी यमुना नदी से निकाली गई है। किन जिलों के अंदर यहाँ से सिंचाई होती है? तो आप याद करोगे फरीदाबाद व गुरुग्राम, ठीक है भी। फरीदाबाद व गुरुग्राम जिले में जो सिंचाई होती है वो किस नहर से होती है? गुड़गांवा नहर से होती है। कहाँ से निकाली गई है? ओखला नामक स्थान से निकाली गई है। कहाँ ये ओखला नामक स्थान? दिल्ली के पास है। किस नदी से निकाली गई? तो आपको ध्यान होना चाहिए यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में बार बार आप बच्चों को मैं बता रहा हूँ भी, यमुनोत्री से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। और लगभग हरियाणा के अंदर कितने किलोमीटर बहती है? 320 किलोमीटर का ये सफ़र तय करती है। बार बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भी, हरियाणा में ये प्रवेश कहाँ पर करती है? तो ये जो प्रवेश करती है आपको ध्यान होना चाहिए यमुनानगर से भी। कहाँ प्रवेश करती है? यमुनानगर जिले से प्रवेश करती है। ताजेवाला हेड का जैसे जिक्र करते हैं, कौन सा है? ताजेवाला हेड है। ताजेवाला हेड से कई बार अभ्यारण्य भी पूछ लिया जाता है। किस राष्ट्रीय उद्यान से ये प्रवेश करती है? तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान से। किस है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान से हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। ताजेवाला इसका जो स्थान है मेन, जहाँ से ये क्या करती है? प्रवेश करती है। अंतिम जो इसका छोर रहेगा वो हसनपुर रहेगा। अभी क्या रहेगा? हसनपुर रहेगा। हसनपुर पलवल का जैसे हमें जिक्र करते हैं, ठीक है भी, हसनपुर। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है नहर से जैसे जिक्र करते हैं। आपसे क्वेश्चन तो देखो, ये जो आपको जो था ये गुड़गांव नहर का हम जिक्र कर रहे थे, क्वेश्चन ये भी बनता है आपका भी, हरियाणा की प्रमुख नहर कौन सी है? भी प्रमुख नहर, तो हरियाणा की प्रमुख जो नहर है वो पश्चिमी यमुना नहर है। कौन सी? पश्चिमी यमुना नहर है, ठीक है। एक पश्चिमी यमुना नहर है और एक पूर्वी यमुना नहर है। हरियाणा की जो प्रमुख नहर है वो पश्चिमी यमुना नहर है, और पूर्वी यमुना नहर है वो उत्तर प्रदेश की प्रमुख क्या है? एक नहर है। ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। हरियाणा की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी और सबसे प्रमुख जो नहर है आपकी पश्चिमी यमुना नहर है, ठीक है भी। कहाँ से निकाली गई है? ताजेवाला हेड से निकाली गई है, ठीक है। यमुना नदी से निकाली गई है। कब निकाली गई थी? तो इसके सन का जैसे जिक्र करते हैं 1879 के अंदर ये निकाली गई थी। लगभग लंबाई कितनी जैसे जिक्र करते हैं तो 3226 किलोमीटर है। अब इसमें जिले पूछे जा सकते हैं भी, ठीक है। अभी हो सकता है आगे आपसे जिले पूछे भी, किस जिले में से सिंचाई होती है पश्चिमी यमुना नहर से? तो पश्चिमी यमुना नहर से जो सिंचाई होती है आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। एक तो करनाल है, अम्बाला का जैसे जिक्र करते हो, कैथल का जैसे जिक्र करते हो, कैथल में भी यहाँ से होती हैं। सोनीपत का जिक्र करोगे, पानीपत का जिक्र करोगे, रोहतक का जैसे जिक्र करते हो, ठीक है भी। इन जिलों के अंदर जो सिंचाई जो होती है वो पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अब एक पूर्वी यमुना नहर जो ये मैंने बताया ये आपको, ये यूपी में है जैसे, ठीक है। पश्चिमी यमुना नहर आपकी हरियाणा के अंदर है। भाखड़ा नहर के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। हरियाणा की दूसरी सबसे बड़ी नहर जो है, हरियाणा की दूसरी सबसे बड़ी नहर कौन सी? आपकी भाखड़ा नहर है। कहाँ से निकाली गई है? भाखड़ा बांध से भी। कहाँ से निकाली गई है? भाखड़ा बांध से निकाली गई है। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। कहाँ से निकाली गई है? भाखड़ा बांध से। किस राज्य से? पंजाब से भी। किस राज्य से? पंजाब से, ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है पंजाब से। भाखड़ा जो नहर है वो हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो टोहाना से भी। कहाँ से प्रवेश करती है हरियाणा में? ये टोहाना से, टोहाना में, ठीक है। इसीलिए इसको हरियाणा में टोहाना को नहरों का नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नहरों का नगर, क्योंकि नहरों का जो जाल है ना, महत्वपूर्ण नहर कौन सी आ गई आपकी? महत्वपूर्ण नहर आ गई आपकी भाखड़ा नहर है। अब भाखड़ा नहर से भी क्या है? अलग अलग नहरें निकाली गई, इसीलिए
टोहाना को क्या कहा जाता है? नहरों का नगर कहा जाता है। ठीक है भी, तो भाखड़ा नहर के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। एक आपकी जवाहरलाल नहर जवाहरलाल नेहरू नहर का भी जैसे हम जिक्र करते हैं, ये भी आपकी एक नहर है भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा खास करके पूछा जाता है। भिवानी नहर है, जवाहरलाल नेहरू जो नहर है, इसमें पानी कहाँ से आता है? तो इसमें पानी जो आता है आपकी भाखड़ा नहर से आता है भी। किससे आता है? भाखड़ा नहर से। भाखड़ा नहर से निकाली गई। किस राज्य के लिए निकाली गई? एक दिन मैंने पहले भी आपको बताया था भी। इस नहर को क्या कहा जाता है? महेंद्रगढ़ जिले की जीवन रेखा कहा जाता है भी। महेंद्रगढ़ जिले की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। तो महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई के लिए इसको निकाला गया है। ठीक है भी, इस नहर को गुड़गावा नहर मैंने जिसे आपको बता ही दिया इस चीज़ के बारे में। एक सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी हरियाणा में जो बनती है वो SYL बनती है भी। क्या बनती है? SYL। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया इससे संबंधित है। SYL है ये आपकी पंजाब और हरियाणा की क्या है? संयुक्त परियोजना है भी। पंजाब और हरियाणा की क्या है ये? संयुक्त। यानी SYL का मतलब होता है सतलुज यमुना लिंक नहर भी। सतलुज एक नदी कौन सी आपकी? ये सतलुज है, दूसरी ये आपकी यमुना है। तो इन दोनों को जोड़ने वाली जो नहर है उसको किस नाम से जानते हैं? SYL के नाम से, सतलुज यमुना लिंक नहर भी। ठीक है, सतलुज यमुना लिंक। कुछ हिस्सा इसका पंजाब में आता है और कुछ हिस्सा किस में आता है? हरियाणा। हरियाणा बनाकर इसको तैयार कर रखा है इस नहर को, परंतु पंजाब ने इसको बनाया नहीं है भी इस नहर को। ठीक है, ये आपस में क्या चल रहा है? पंजाब और हरियाणा का आपस में विवाद चल रहा है। तो ये हरियाणा व पंजाब की संयुक्त परियोजना है। इसकी कुल लंबाई का जिक्र करते हैं तो ये 212 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 212 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी पंजाब में जो लंबाई है वो 121 किलोमीटर है। पंजाब में कितनी? 121 किलोमीटर है। और हरियाणा में जिक्र करें तो कुल लंबाई इसकी जो है 91 किलोमीटर। याद करना, कई बार आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन भी। जो SYL है उसकी कुल लंबाई कितनी है? 212 किलोमीटर है, जबकि पंजाब में 121 किलोमीटर और हरियाणा में कितनी है? 91 किलोमीटर। हरियाणा ने तो बनाकर क्या कर रखा है? इसको तैयार कर रखा है, परंतु पंजाब ने इसको तैयार नहीं किया भी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण आपका क्या बनता है कि क्वेश्चन बनता है। जितनी भी जो नहरें थी मैंने नहरों का जैसे जिक्र किया, भाखड़ा नहर है, जवाहरलाल नेहरू नहर है, पश्चिमी यमुना नहर है, पूर्वी यमुना नहर का जैसे हमने जिक्र किया। ठीक है भी, गुड़गावा नहर SYL का भी हमने जिक्र किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? देखो सब बच्चे जानते हैं भी, प्रसिद्ध मुगल जो शासक अकबर जो था, प्रसिद्ध मुगल शासक जैसे जिक्र करते हैं, प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? अकबर का कार्यकाल आपको ध्यान होना चाहिए सबसे पहले तो। 1542 में जन्म हुआ था अकबर का। ध्यान है सब बच्चों को। अमरकोट पाकिस्तान में जब हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था उस समय हमीदा बानो बेगम के गर्भ से किसका जन्म हुआ था? 1542 में अकबर का। अकबर का शासनकाल जो रहा था वो 1556 से लेके 1605। ये चीज़ आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम कंफ्यूज नहीं होते। अगर हमें कार्यकाल का उनका पता है कि कब से कब तक रहे, तो अब हमें देखना इस कार्यकाल के दौरान कौन था। तुलाराम का जैसे जिक्र करते थे कि नहीं, फूल सिंह का, हेमचंद्र का, या फिर करण सिंह। तो आप सब बच्चे जानते हैं हेमचंद्र अर्थात हेमू क्या था? हेमचंद्र अर्थात हेमू किसके समकालीन था? तो किसके समकालीन था? अकबर के समकालीन था। अकबर के समय में ये रेवाड़ी का क्या था? शासक था। मैंने आपको कई बार बताया ही है कि 1556 के अंदर पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। वो किसके बीच हुआ था? वो अकबर और हेमू के बीच हुआ था, हेमचंद्र के बीच हुआ था। और मैंने आपको बताया था भी हेमचंद्र पहले जीत रहा था, परंतु इसकी आंख के अंदर तीर लगने की वजह से हाथी से गिर गया था। इसकी सेना में भगदड़ मच गई थी, भी हमारा सेनापति भाग गया। तो इसकी जो जीत थी वो किस में बदल गई थी? हार में बदल गई थी। अकबर उस समय 13.5 साल का था। अकबर की तरफ से जो लड़ा था ना युद्ध, वो किसने लड़ा था? बैरम खां ने भी। किसने? बैरम खां। क्योंकि बैरम खां 13.5 साल की उम्र में ना, बैरम खां की, यानी अकबर जो 13.5 साल की उम्र में बैरम खां के सरसक में ही 1556 में क्या बैठा था? गद्दी पर बैठा था। क्योंकि आपको मैंने कई बार बताया ही है, जब हुमायूं की मृत्यु होती है 1556 में, तब क्या होता है? अकबर बाहर होता है। अकबर बाहर होता है तो पंजाब के कलानौर में ही
उसको खबर मिलती है भी उसके पिता हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, तो सिंहासन पर बिठाया जाता है उसको, एक ईंटों का तख्त बना के, एक ईंटों का तख्त। उस समय हेमचंद्र जो था ना, जिसमें विक्रमादित्य की जो उपाधि ली थी, ठीक है, 14वां विक्रमादित्य था, आपको ध्यान होना चाहिए। तो इसने सोचा भी दिल्ली की गद्दी क्या है, खाली पड़ी है, तो क्यों ना दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया जाए, दिल्ली की गद्दी पर कब्जा। तो इसने कब्जा कर लिया था दिल्ली की गद्दी पर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे मैंने जिक्र किया था ना हेमू का, जैसे हम जिक्र करते हैं इस चीज़ के बारे में, तो हेमचंद्र भी इसने 14वां विक्रमादित्य बना था। अभी कौन सा, 14वां विक्रमादित्य। विक्रमादित्य मैंने बताया था ना, वे सूर्य के समान पराक्रम, ठीक है, सूर्य के समान है पराक्रम का, जैसे मैंने जिक्र किया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भी, ये भी आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। तो हेमू था भी अकबर के जो समकालीन है, तो अकबर से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर हरियाणा में तो अकबर के समकालीन लाल मस्जिद कहाँ पर बनी थी, ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके की क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा एक चीज़ तो आपको क्लियर होना ही चाहिए, मैं आपको हमेशा बताता हूँ भी, दिल्ली सल्तनत का जैसे जिक्र करो चाहिए 1206 से लेके आप 1526 तक, या फिर मुगल काल का जैसे जिक्र करो 1526 से लेके 1707, महत्वपूर्ण जो रहता है वो 1707 तक रहता है। इस समय हरियाणा के ऊपर जिन जिन लोगों ने दिल्ली के ऊपर राज किया था, यानी 1206 से लेके 1526 तक दिल्ली सल्तनत काल रहा था, अलग अलग वंश रहे थे, जिसमें से गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है, ये अलग अलग जो वंश रहे हैं, इन वंशों का भी अधिकार हरियाणा के ऊपर रहा था, क्योंकि हरियाणा ने दिल्ली को तीन ओर से घेर रखा है। जब भी दिल्ली से बाहर निकलेंगे ना, तो हरियाणा को तो क्या करेंगे, वो क्रॉस जरूर करेंगे। मुगल काल का भी जैसे जिक्र कर सकते हो, तो मुगल काल के समय भी हरियाणा किसके अधीन था, मुगलों के अधीन था। भी किसके अधीन था, मुगलों के अधीन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो तैमूर ने आक्रमण किया था सिरसा पे, हिसार पे, फतेहाबाद या सभी पे। तो इन सभी नगरों के ऊपर तैमूर लंग ने क्या किया था, आक्रमण किया था। कब किया था, आपको ध्यान होना चाहिए। तैमूर ने आक्रमण, तैमूर ने जो आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में, ठीक है, 1398 ईस्वी में इसने क्या किया था, भारत के ऊपर आक्रमण किया था। मैंने बार बार आप सब बच्चों को बताया था भी, जब इसने भारत के ऊपर आक्रमण किया था ना, ये कहाँ का था, समरकंद का था। भी कहाँ का था ये तैमूर लंग जो था, समरकंद अफगानिस्तान का था। सबसे पहले दीपालपुर पर इसने आक्रमण किया पाकिस्तान में, फिर समाना का जैसे जिक्र करते हैं, समाना से फिर ये भटनेर गया था राजस्थान, जो आज वर्तमान में हनुमानगढ़ है ना, इसको प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था, भटनेर के नाम से जाना जाता था। भटनेर से फिर ये सिरसा आया था, सिरसा से ये मतलब फतेहाबाद, फतेहाबाद से हिसार, हिसार से कहते हैं भी ये टोहाना भी गया था, परंतु भुना उकलाना के रास्ते ये जींद गया था, जींद से रोहतक, रोहतक से फिर ये दिल्ली गया था, ठीक है। भी दिल्ली में उस समय आपको ध्यान होना चाहिए तुगलक वंश था। भी कौन सा वंश था, तुगलक वंश, ठीक है, महमूद तुगलक का जैसे हमें जिक्र करते, तो उसको बंदी बनाकर बिठाया था गद्दी के ऊपर भी, और दिल्ली को इसने क्या है, जी भर के लूटा था। देखो जितने भी बाहरी आक्रमणकारी आए हैं, उनका कोई न कोई उद्देश्य था, ध्येय था। जैसे हम तैमूरलंग का जिक्र करते, तो तैमूरलंग का एक ही ध्येय था भी, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। क्या था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो कहते हैं कि जब इसने दिल्ली के अंदर प्रवेश किया ना, तो दिल्ली में प्रवेश करने से पहले इसने लाखों लोगों का क्या किया था, कत्ल किया था, कत्लेआम किया था। मैंने खास करके, आप है ना हिस्ट्री पढ़ना, मेरे द्वारा करवाई हुई जो हिस्ट्री है, तैमूरलंग का जो आक्रमण मेरे द्वारा करवाया हुआ है, उसके बारे में आप पढ़ना। जो इंडियन हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है ब्रिजपाल सर के द्वारा, उसको ध्यान से पढ़ना, उसमें आपको सारी जानकारी मेरे के द्वारा दी हुई है। तो दिल्ली को कहते हैं भी, दिल्ली में जब इसने प्रवेश किया था ना, तो दिल्ली की गलियां भी क्या रोने लगी थी, ठीक है भाई। उसके बाद में ये चला गया था दिल्ली से, फिर आपका ये चला गया था मेरठ, मेरठ से हरिद्वार, हरिद्वार से जम्मू, और जम्मू से फिर अपने वतन कहाँ चला गया था, ये समरकंद। ये एक आक्रमण करने का क्या था, इसका तरीका था। फिर वापस कहाँ चला गया था, ये समरकंद। तो उस समय हिसार, सिरसा और फतेहाबाद जो है, तैमूरलंग के खौफ आक्रमण से बच नहीं सका था भी, ठीक है। भटनेर का भी जिक्र करते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भी, भटनेर पर क्या, भटनेर पर तैमूरलंग ने आक्रमण किया था, हाँ किया था भी। भटनेर वर्तमान में हनुमानगढ़ जिला जो राजस्थान का है, उसी को ही भटनेर के नाम से जाना जाता था पहले, ठीक है भी। भटनेर का किला भी है वहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, यानी बल्लभगढ़ नामक नगर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है, फरीदाबाद, करनाल, गुड़गांव या फिर रोहतक। तो ये फरीदाबाद जिले के अंतर्गत आता है भी।
अब देखो अलग अलग क्वेश्चन पूछा, बल्लभगढ़ दे दिया जिसका अभी वर्तमान नाम क्या कर दिया चेंज करके बलरामगढ़, भी क्या कर दिया बलराम है गढ़ इसका नाम रख दिया, तो ये फरीदाबाद जिले के अंतर्गत आता है। किस जिले के अंतर्गत आता है? फरीदाबाद। अब पूछिए आपसे करनाल में, तो आप याद कर सकते हो इंद्री है, नीलोखेड़ी का जिक्र कर सकते हो, घरौंडा का जैसे जिक्र कर सकते हो, ठीक है भाई। नीलोखेड़ी है, घरौंडा है, इंद्री है, ये जो किस जिले के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपके करनाल जिले, किस जिले के अंतर्गत आते हैं? आपके करनाल जिले। गुरुग्राम में आप जैसे जिक्र कर सकते हो सोना आता है, सुल्तानपुर आती है, ठीक है। मानेसर आपसे पूछा जा सकता है भाई मानेसर किस जिले के अंतर्गत आती है? तो आप गुरुग्राम। जितने भी जिले हैं जो हरियाणा के 22 के 22 जिलों के अंतर्गत हैं, जो प्रमुख नगर आते हैं उन नगरों के बारे में हमें क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए, ठीक है भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट, रोहतक में आप जिक्र कर सकते हो महम है, ठीक है भी। लाखन माजरा का जैसे आप जिक्र कर सकते हो, कलानौर का जैसे आप जिक्र कर सकते हो, गढ़ी सांपला का आप जिक्र कर सकते हो रोहतक जिले के अंतर्गत, ठीक है भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। पलवल को जिले का दर्जा कब दिया गया था? ठीक है भी, पलवल जो है, पलवल को जिले का दर्जा कब दिया गया था? 2006 में, 2005 में, 2008 में, 2007 में। तो 2008 में पलवल को क्या दिया गया था? एक जिले का दर्जा दिया गया था, ठीक है भी। पलवल जिस अपलवा ऋषि के नाम से कहा जाता है, भी अपलवा ऋषि के नाम से इसका नाम पलवल पड़ा है। किस जिले से अलग हुआ है? फरीदाबाद से। किस जिले से अलग हुआ ये? फरीदाबाद। फरीदाबाद हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है, 741 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है जो फरीदाबाद आपका है, और फरीदाबाद में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी है। उद्योग नगरी के नाम से इसको जाना जाता है क्योंकि सर्वाधिक उद्योग आपके जो है वो फरीदाबाद में है, इसीलिए उद्योग नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। उद्योग विहार जो कहा जाता है वो गुरुग्राम को कहा जाता है, ये भी आपको क्लियर करना है। उद्योग नगरी जो कहेंगे, उद्योग नगरी जो रहेगा आपका, उद्योग नगरी आपकी फरीदाबाद है, उद्योग नगरी, उद्योग नगरी आपकी फरीदाबाद, जबकि उद्योग विहार का हम जिक्र करते हैं उद्योग विहार, तो उद्योग विहार जो आपका रहेगा वो रहेगा गुरुग्राम में, ठीक है भाई। तो हरियाणा जब अलग हुआ था 1 नवंबर 1966 को, उस समय कितने जिले थे? 7 जिले थे। उसके बाद में फिर 1972 में 2 और बन गए थे, 73 में बना था, फिर 75 का जैसे जिक्र करते हैं, उसके बाद में 1979 है, फिर 1989 का जैसे जिक्र करते हैं, उसके बाद में 1900 जैसे 95 जिक्र करोगे आप, 1997 में भी 2 जिले बने थे, खासकर झज्जर और फतेहाबाद का जिक्र करते हैं, ठीक है भाई। तो ये सभी के सभी जिलों के बारे में भी आपको थोड़ी बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में इतना ही भी। क्लास आपको कैसी लगी आप मेरे को कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।